आज के लेक्चर के अंदर हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि जो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ऑपरेटर ओवरलोड पढ़ा था, हम उसको मल्टीपल फाइल्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले तो यूनिरी ऑपरेटर को, जिसमें हमने प्लस प्लस और माइनस माइनस किया था, उसमें यह था कि हमने एक ही फाइल में किया था। तो आज हम उस तरीके से करेंगे जिस तरीके से हम लोगों को करना है, जहाँ हमारे लिए वैलिड कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पॉइंट डॉट एच में जाते हैं और पॉइंट डॉट एच में जाके हम लोग एक वेरिएबल या जो डाटा मेंबर होता है उसको इनिशियलाइज करवाते हैं, जो होगा एंड नाम के नाम से। ठीक है, सेमीकोलन लगा दिया मैंने। उसके बाद मैं वापस आता हूँ अपने प्रोग्राम के अंदर और मैं यहाँ पर आकर क्या करता हूँ, सबसे पहले क्लास बनाता हूँ। सबसे पहले मैं क्लास मुकम्मल कर लेता हूँ। क्लास है पॉइंट की, ठीक है, जिसका एक ही डाटा मेंबर था जो था इंट नम के नाम से। और ये बेसिकली क्या काम कर रहा है, पॉइंट ब्रैकेट डाली मैंने और सेमीकोलन। कोई मुझे बता सकता है कि ये जो लाइन है ये किस चीज़ के लिए है, दिस इज़, ये क्या चीज़ है? जल्दी से प्लीज़ कमेंट्स में बताएं। ये जो लाइन मैंने लिखी है, ये लाइन क्या चीज़ है? क्लास का नेम क्या था? पॉइंट। तो जब क्लास का नेम इस तरह करके लिखते हैं तो वो क्या चीज़ होती है? ये तो ये जो लाइन हम लोगों ने लिखी है बेसिकली ये कंस्ट्रक्टर है। अच्छा, कंस्ट्रक्टर जो होगा वो जब कॉल होगा ऑटोमेटिकली, तो जो भी वेरिएबल होगा नम, हम उसको किसके साथ इनिशियलाइज़ कर देंगे? ज़ीरो के साथ। अब हम दोबारा से प्रोग्रामिंग कर रहे हैं असल में। ठीक है, तो पॉइंट, चूँकि हमारे क्लास का नाम क्या था? पॉइंट था, यही बात है। पॉइंट किया, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और साथ उसने बता दिया कि आपने पॉइंट का ही कंस्ट्रक्टर यूज़ किया हुआ। ठीक है, ब्रैकेट डालेंगे और यहाँ पे लिख देंगे नम इज़ इक्वल टू 0 सेमीकोलन। ठीक है, तो इससे क्या होगा, नम जो होगा वो 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा। चलें जी, वापस आते हैं मेन प्रोग्राम में और अब उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, क्लास का नेम लिखते हैं पॉइंट, और मैं जो पॉइंट क्रिएट करने लगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने लगा हूँ P1 के नाम से। ठीक है, सेमीकोलन लगा देता हूँ। तो अब क्या होगा, जब प्रोग्राम चलेगा, पॉइंट जैसे ही पॉइंट यानी वो देखेगा तो वो क्या करेगा, पहले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, आगे इसकी डेफिनेशन पे भेज देगा जिसमें लिखा होगा कि नम इज़ इक्वल टू क्या कर दो, 0 कर दो। ठीक है, होप सो अभी तक आप लोगों को समझ आ गई हो, क्योंकि बहुत पुरानी चीज़ है जो अभी तक हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेटर। ऑब्वियसली बात है, हम लोग अभी ऑपरेटर ओवरलोडिंग की बात कर रहे थे, हम ऑपरेटर की डेफिनेशन कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये कमेंट्स में इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आप लोग उसको समझ सकें कि कौन सी लाइन क्या काम कर रही है। ठीक है, तो ऑपरेटर के मैं लिखता हूँ ऑपरेटर। आप वाइड भी लिख सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इन प्रोग्राम्स के लिए आप वाइड मत लिखो, एरर देगा। प्लस प्लस और ब्रैकेट, क्यों? क्योंकि मुझे प्रीफिक्स के लिए करना है। ठीक है, सेमीकोलन लगाएंगे। अब इस ऑपरेटर की डेफिनेशन मुझे किधर लिखनी है? इम्प्लीमेंटेशन डॉट CPP में। यहाँ पर जाऊँगा और दोबारा वही तरीका करूँगा। सबसे पहले लिखूँगा पॉइंट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और लिखूँगा ऑपरेटर। ठीक है, और साथ ही मैं लिखूँगा प्लस प्लस, यानी वही तरीका जो मैंने इधर लिखा हुआ था, लेकिन किसके साथ लिंक किया इसको? मैंने पॉइंट के साथ लिंक किया। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, प्लस प्लस कर देता हूँ नम को। तो इससे क्या होगा, ये चीज़ क्या डिफ़ाइन करेगी, ये चीज़ बताएगी कि प्लस प्लस का मतलब क्या है, कि जो भी वेरिएबल यानी 0 अगर नम के अंदर स्टोर हुआ है तो उसको 1 में प्लस कर दो। तो ये काम तो मुकम्मल हो गया। अब हम क्या करते हैं, वापस मेन CPP की फ़ाइल में आते हैं, यानी मेन प्रोग्राम के अंदर, और यहाँ पर आके हम कर देते हैं प्लस प्लस P1 सेमीकोलन लगा देते हैं। कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ और चेक करता हूँ कि आइदर माई प्रोग्राम इज़ वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। मुझे कैसे पता चलेगा? देखो, अभी तो मैंने सिर्फ प्लस प्लस किया, मैंने डिस्प्ले नहीं कराया। तो अगर मैं प्रोग्राम रन करता हूँ तो मुझे कोई भी आउटपुट शो नहीं होगी। ठीक है, चले जी रन करके देखते हैं, हो सकता है एरर भी हो। लेट्स सी।
प्रोग्राम बिल्ड हो रहा है। ये देखें आउटपुट स्क्रीन के ऊपर कुछ भी शो नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है कि मेरा प्रोग्राम अभी तक ठीक है। अच्छा जी, अब अगर मिसाल के तौर पर मुझे ये डिस्प्ले करवाना हो तो मैं डिस्प्ले किस तरह करवाऊंगा, किस चीज़ को डिस्प्ले कराऊंगा, सी आउट किस चीज़ को करवाऊंगा? शाहबाज ज़रा कमेंट्स में बताएं कौन सी चीज़ है जिसके अंदर वैल्यू स्टोर हो रही हैं। वैल्यू किसके अंदर स्टोर हो रही है? यहाँ पर देखें ना, वैल्यू किस में स्टोर हो रही है, कमेंट्स में बताएं शाबाश। ठीक है, तो नम के अंदर स्टोर हो रहा है। इसका मतलब है कि जो मुझे फंक्शन बनाना है वो भी मुझे डिस्प्ले का फंक्शन बना के किसको प्रिंट करवाना है, सी आउट करवाना है नम को। तो मैं लिखता हूँ डिस्प्ले ब्रैकेट डाल के सेमी कॉलन, ठीक है, और ये क्या करेगा, दिस इज़ यूज टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ नम, ठीक है। और ये क्या था मेरा, ये मैं ब्रैकेट्स इस आप लोग भी कोशिश किया करो कि कमेंट्स में लिखा करो ताकि आपको हर लाइन का मतलब पता हो। दिस इज यूज टू टेल द कंपाइलर दैट व्हाट प्लस विल डू, ठीक है। अब मुझे डेफिनेशन किसकी लिखनी है, डेफिनेशन लिखनी है डिस्प्ले की। मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ से इम्प्लीमेंटेशन में जाता हूँ और यहाँ पर आकर अब लिखता हूँ पॉइंट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर डिस्प्ले, और यहाँ से इसका सेमी कॉलन ख़त्म करूँगा, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट आनी है नीचे, ठीक है। और यहाँ पर लिख देता हूँ सी आउट द वैल्यू ऑफ नम इज़, ठीक है। ये किया मैंने और बात आके मैंने क्या कर दिया, नाम कर दिया। मुझे मतलब सी आउट दोबारा अलग से करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे साथ ही मैंने क्या कर दिया, इसको एंडल कर दिया। एंडल इसलिए किया क्योंकि हम 2-3 बार आके इसको प्लस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जाके मैं क्या करूँगा, अब ऑब्जेक्ट को लिंक करूँगा इसके साथ P1 डॉट डिस्प्ले। देखो इसलिए अलग अलग जब फाइल में आप काम करते हो ना, आपके लिए आसानी हो जाती है, जो काम उससे रेलिवेंट होता है आप उसी टाइम कर सकते हो, वरना जब आप पेपर पे भी काम कर रहे होगे तो आपको इसको ऊपर लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। चलें जी ज़रा रन करके देखते हैं, हो सकता है एरर हो सकता है ना एरर हो, लेट्स सी। देखें नम की वैल्यू पहले क्या थी, 0 थी, अब नम की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। मैं अब आपको ना प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन करके बताता हूँ। देखो एक चीज़ याद रखना, जब भी प्रोग्राम रन होता है वो सबसे पहले जो है ना हमारी मेन CPP की फ़ाइल पे जाता है, जहाँ पे हमारा मेन फंक्शन लिखा होता है। कंपाइलर पहले इधर आएगा इंट मेन के ऊपर, ठीक है, वो देखेगा पॉइंट P1, इसका मतलब उसको पता चल गया कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इस्तेमाल हुई है, जहाँ पर एक क्लास बनाई गई है जिसका P1 क्या है, उसका ऑब्जेक्ट है। तो वो सबसे पहले जाके चेक करेगा पॉइंट डॉट एच में कि कहीं इसका हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है। हमने ये बता दिया कि कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है। उसने बोला ठीक है, कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन में जाके देखना पड़ेगा कि मैंने नम को किसके साथ इनिशियलाइज़ किया हुआ है। वो जब आएगा वो देखेगा अच्छा जी ये चीज़ है, तो नम की वैल्यू क्या थी, 0, तो नम के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 0 स्टोर हो जाएगा, ठीक है, वापस आ जाएगा इधर प्लस प्लस P1, ठीक है। अब P1 बेसिकली किसके साथ लिंक था, P1 बेसिकली किसके साथ लिंक था, क्लास के साथ जो थी पॉइंट की। और हम लोगों ने क्या बताया हुआ है कि जो P1 है, जब कंपाइलर इसके पास आएगा प्लस प्लस के पास, कंपाइलर को इश्यूज़ होंगे ये अंडरस्टैंड करने में कि प्लस प्लस क्या चीज़ है, क्योंकि हम लोगों ने बात की थी जब हम क्लास के अंदर कोई ऑपरेंड या ऑपरेटर को लिखते हैं तो उसको अंडरस्टैंड करना बड़ा ही मुश्किल काम होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कुछ जो यूज़र्स होते हैं या मोस्टली जो होता है वो प्लस प्लस नहीं कर पाता। तो अब कंपाइलर क्या करेगा, पॉइंट डॉट एच पे आएगा और उससे पूछेगा हाँ जी मुझे बताओ प्लस प्लस का यहाँ पे कुछ एग्जिस्ट करता है, हाँ जी ये देखें इसका फंक्शन एग्जिस्ट करता है। अब इसकी डेफिनेशन देखने के लिए कंपाइलर किधर जाएगा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन डॉट CPP में चेक करेगा, ओके जी ऑपरेटर के नाम से एक इन्होंने बनाया हुआ तो है, और प्लस प्लस नाम का मतलब है कि नॉर्मल प्रोग्राम के अंदर जो प्लस प्लस होता है उसी तरह प्लस प्लस करो, ठीक है। अच्छा जी वो वापस आएगा ना प्लस प्लस, और P1 बेसिकली किसके साथ लिंक था, सॉरी P1 किसके साथ लिंक था, नम के साथ लिंक था, तो नम के अंदर क्या कर देगा वो प्लस प्लस कर देगा, ठीक है। तो 0 वैल्यू थी, तो यहाँ पर आके जब कंपाइलर रन होगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 1। लेकिन ऑब्वियसली बात है मुझे इसको डिस्प्ले तो करवाना है, इसलिए मैंने लिखा है P1 डॉट डिस्प्ले,
इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको लिंक करो डिस्प्ले के फंक्शन के साथ। अब कंपाइलर क्या करेगा, डिस्प्ले के फंक्शन पे जाएगा, क्या करेगा, डिस्प्ले एग्जिस्ट करता है, उसने बोला हाँ एग्जिस्ट करता है, इसकी डेफिनेशन किधर पड़ी है, इम्प्लीमेंटेशन डॉट CPP में, वो यहाँ पर आएगा और यहाँ पर जाके देखेगा लिखा हुआ द वैल्यू ऑफ नम इस, और जो नम की वैल्यू थी 1 वो किधर हो जाएगी, यहाँ पर आके स्टोर हो जाएगी। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि इसकी एग्जीक्यूशनल मेथड था। उसके अंदर ये किया है कि मैंने एक बार प्लस प्लस किया है, लेट्स सपोज कि मैं इसी प्लस प्लस p को 2 3 4 5 बार लिख देता हूँ, तो मुझे स्टूडेंट बता सकते हैं कि यहाँ पर जब वैल्यू नम की आएगी वो क्या आएगी। शाबाश, ये तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। क्या वैल्यू आएगी, प्रोग्राम रन कर रहे हैं ताकि हम लोग देख सकें। ये देखें वैल्यू ऑफ नम इज़ 5, तो वैल्यू क्या आ रही है, नम की 5 आ रही है। तो हम लोगों ने बेसिकली ये किया कि जो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ा था, उसमें तो ये था कि हम एक ही फाइल के अंदर इन सब चीज़ों को इंटीग्रेट करते थे, ठीक है। तो अब जो हम लोग काम करने वाले हैं वो बेसिकली इसी का पार्ट 2 है। यूनिरी ऑपरेटर के बाद हमारा नेक्स्ट काम होगा बाइनरी ऑपरेटर के ऊपर काम करना। बाइनरी ऑपरेटर लिटरली कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन इतने भी नहीं होते जिस पे हम ये कह सकें कि उसको इम्प्लीमेंट करना इतना टफ काम है, ठीक है। तो बाइनरी ऑपरेटर के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं अपना प्रोग्राम रिमूव कर देता हूँ, ये वाला सारा, ठीक है। दोबारा यानी उस कंडीशन में ले आता हूँ जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम होता है। अच्छा, ये वो चीज़ है जो ज़ुबानी रट लो आप लोग, मतलब अब अगर मैं रियलिटी बताऊँ तो ये चीज़, ये अब आपको पता है कि हर प्रोग्राम के अंदर आपको सेम चीज़ लिखनी ही लिखनी है, ठीक है। ये भी इसी तरह ही, और ये इम्प्लीमेंटेशन डॉट CPP में जो होता है ये सारा ख़त्म कर देंगे। और ये चीज़ लाजमी रट लो, मतलब ये वो चीज़ें हैं जो लाजमी हर प्रोग्राम में होनी ही होनी है, जो मर्ज़ी कर लो आप लोग, ठीक है। तो मैंने किया क्या, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट P1 बनाया, एक पॉइंट P2 के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें 20 स्टोर करवाया। मैंने सम इज़ इक्वल टू P1 प्लस P2 लिखा। जब कंपाइलर इसको रन करेगा वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएगा प्लस का ऑपरेटर क्यों इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग जाके पब्लिक के अंदर जो हम लोग ने बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है पॉइंट इंट n के नाम से, ये इंट n मैंने क्यों लिखा है मैं अभी आपको थोड़ी देर तक बताता हूँ, ठीक है। ये बेसिकली आप समझ लें कि कंस्ट्रक्टर विद द 1 वैल्यू है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ इम्प्लीमेंटेशन डॉट CPP में, और यहाँ पर मैं अब कंस्ट्रक्टर की जो डेफिनेशन है वो मुकम्मल करता हूँ, ठीक है। ये मैंने लिखा और इसके अंदर मैंने अब दोबारा इंट n लिखना है। देखो हम लोगों ने फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ी थी ना, उसमें क्या होता था कि ऊपर वैल्यूज़ कुछ और लिखते थे और नीचे जाके उसको हम क्या कर देते थे, इक्वल कर देते थे। यही काम मैं करने लगा हूँ अभी, ठीक है। ये आप लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर भी किया हुआ है। और मैं ये बोल देता हूँ num1 इज़ इक्वल टू n, ठीक है। तो मतलब जो भी वैल्यू n के अंदर स्टोर होगी वो सीधा किधर चली जाएगी, num1 में चली जाएगी। गुड हो गया, चलें जी, ये तो काम हो गया मेरा जितना भी कंस्ट्रक्टर का मैंने करना था। किस तरह, यहाँ पर आए मैंने कंस्ट्रक्टर्स बना दिए, कंस्ट्रक्टर्स बनाने के बाद मैंने क्या किया, उसका डिक्लेरेशन किया यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन डॉट CPP में क्या कर दिया, उसकी डेफिनेशन लिख दी। अब नेक्स्ट काम मुझे क्या करना है इसके अंदर, मुझे सबसे पहले तो ये जब कंपाइलर रन करेगा इस चीज़ को तो वो एरर दे देगा, इस चीज़ को क्या एरर देगा, ऑपरेटर प्लस इज़ नॉट फाउंड। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने बोला था कि जब भी हम लोग क्लासेस की बात करते हैं तो उसके अंदर जो प्लस का जो ऑपरेटर होता है, माइनस का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लस प्लस माइनस माइनस ऑपरेटर जो हमने लास्ट क्लास के अंदर भी पढ़े, अभी भी कुछ टाइम पहले पढ़े, उन सब में ये एक बहुत बड़ा इशू आता है कि कंपाइलर इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। अब डेफिनेटली मुझे इसकी जो डेफिनेशन है वो कंपाइलर में जाके लिखनी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं पॉइंट एट टच में आऊँगा उसी तरीके से जिस तरह आप पहले करते रहे हो। आप लोगों ने नॉर्मल प्रोग्राम लिखेंगे ऑपरेटर, ठीक है, लिखेंगे प्लस, क्योंकि मुझे प्लस के लिए करना है, ब्रैकेट डालूंगा और इस ब्रैकेट में लिख दूंगा P2। ये P2 मैंने क्यों लिखा, अभी 2 मिनट के लिए निगलेक्ट कर दें। खाली मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं
ऑपरेटर बेसिकली वो कीवर्ड है, उसको बता रहा हूँ प्लस के लिए जो P2 का पॉइंटर है उसको यूज़ करो। चलो जी, यूज़ क्यों करो, implementation.cpp में जाके चेक करते हैं। मैंने ये बोला है, यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं पॉइंट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है, और साथ में लिखता हूँ ऑपरेटर, ठीक है। देखो ये लाइन और ये लाइन हमेशा सेम रहती है। ऑपरेटर पॉइंट प्लस पॉइंट P2 था, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ सेमी कॉलन के बगैर और उसको ही वहीं पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये बेसिकली डिक्लेरेशन और फंक्शन डेफिनेशन की पहली लाइन सेम होती है, लेकिन मैंने इसको लिंक किया हुआ पॉइंट के साथ, ठीक है। सेमी कॉलन ख़त्म करूँगा क्योंकि नीचे मैंने ब्रैकेट डालनी है, ठीक है। और यहाँ पर आके क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ पॉइंट P3, ठीक है। ये P3 मैंने अभी यहीं पर एक क्लास लेके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया जो टेम्परेरी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। पॉइंट P3 जिसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रखो, 0। क्यों? क्योंकि गार्बेज वैल्यू आ सकती है, ठीक है। अब जो चीज़ है वो देखने वाली है। हमने बोला है P3 यानी जो वैल्यू हम लोगों ने अभी ऊपर लिया है, ऑब्जेक्ट लिया है, उसको लिंक करो num1 के साथ, ठीक है। num1 के साथ लिंक करो उसे और उसको बराबर करो किस चीज़ के, num1, यानी num1 जो होगा वो वैसे का वैसे ही रहेगा। अब आपको पता चलेगा कि हम लोगों ने पॉइंट P2 क्यों लिया था। क्यों? क्योंकि जो पॉइंट P2 यानी जो उसका सेकंड पार्ट होता है उसको हम लोग एज अ फंक्शन ट्रीट करते हैं। तो P2 प्लस मतलब नंबर 1 को प्लस कर दो किस चीज़ के साथ, P2 डॉट num1, ठीक है, और सेमी कॉलन लगा देते हैं, ठीक है, और साथ ही ब्रैकेट में क्लोज कर दूंगा। अब अगर आप लोगों को ये चीज़ तैयार नहीं होती तो आप इस चीज़ को ज़बानी, इस पोर्शन को ज़बानी भी याद कर सकते हो, क्योंकि अगर आप इसको ज़बानी याद कर सकते हो तो आप किसी भी बाइनरी ऑपरेटर की डेफिनेशन को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ है इसको अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि हम P2 को यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर फंक्शंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या बोला कि P3 का ऑब्जेक्ट जो मैंने अभी अभी बनाया ऊपर इसी के अंदर, उसको लिंक करो num1 के साथ और num1 को प्लस कर दो P2 के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये क्या होगा, अब हमारा जो है प्रोग्राम हम रन करके देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम रन होता है या नहीं होता। पर इसके लिए जाहिर सी बात है कि एक इशू तो ये आएगा कि मैंने ऊपर सम को नहीं ना किया हुआ। सम भी बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, तो पॉइंट सम लिखा मैंने जिसके अंदर वैल्यू का स्टोर करवा दी, 0 करवा दी मैंने, ठीक है। सेमी कॉलन लगाता हूँ, कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, रन करता हूँ। अगर एम्प्टी स्क्रीन आई तो इसका मतलब है मेरा प्रोग्राम सी रन का हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने डिस्प्ले नहीं करवाया अभी तक, जस्ट गुड। ये देखो ऊपर कोई भी आंसर नहीं आ रहा, इसका मतलब आंसर मेरा ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट फंक्शन बनाता हूँ जिसमें मैं इसको डिस्प्ले करवाऊंगा। चलें जी, डिस्प्ले का फंक्शन बुलाते हैं सम, क्योंकि मैंने सम के साथ किया हुआ, सम डॉट डिस्प्ले ब्रैकेट और सेमी कॉलन। अब इसकी डिक्लेरेशन किधर करूँगा मैं, पॉइंट डॉट एच में। पॉइंट डॉट एच में मैं गया हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ डिस्प्ले और इसकी लगा देता हूँ सेमी कॉलन, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन किधर लिखनी होती है, इम्प्लीमेंटेशन डॉट CPP में। तो यहाँ पर आके क्या कर देता हूँ, पॉइंट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है, और डिस्प्ले ब्रैकेट लगाई। सी आउट किसको कराना है, सी आउट वैल्यू ऑफ आंसर इस लिख देते हैं। चलें, किस में करवाऊंगा, मेरा चूंकि आंसर जो है वो num1 में पड़ा हुआ, तो मैं num1 लिख देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ होगी। और अभी प्रोग्राम रन करते हैं तो चेक कर लेते हैं। जी, तो अगर आप देखें पहली वैल्यू क्या थी मेरी 10 थी और दूसरी वैल्यू क्या थी 20 थी, तो 10 प्लस 20 कितना हो गया
30, क्योंकि मैंने 30 के लिए किया है यहाँ पर, ये 30 के लिए ऑपरेटर लगाया मैंने यहाँ पर, ठीक है, प्लस वाला। और इसके लिए इसकी डेफिनेशन यहाँ पर आकर चेक करेगा और वो 2 नंबरों को प्लस करके आंसर नम, चूँकि डिस्प्ले मैंने किया था तो वो यहाँ पर 30 शो कर रहा है। अच्छा जी, क्यूरी नंबर 1। क्यूरी नंबर 2 बहुत आसान है, जो भी आप लोगों को भी शायद समझ लग गई होगी। अगर मुझे 2 नंबरों को माइनस करना है तो मुझे क्या तब्दीली करनी पड़ेगी अपने प्रोग्राम में? सबसे पहले हम लोग इधर आ जाते हैं। यहाँ से मुझे क्या चीज़ चेंज करनी पड़ेगी? शाहबाज कमेंट्स में मुझे बताएं जल्दी से, क्या चीज़ चेंज करनी पड़ेगी? नहीं, 2 नंबरों को माइनस करना है तो ही तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको समझ नहीं आ रही, रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, खुद पता चल जाएगा। हाँ, शुएब नज़ीर वेरी गुड। P1 माइनस P2 करेंगे, 2 नंबरों को मैंने माइनस करना है भाई, क्या कर रहे हो? ये देखो, P1 माइनस P2 करूँगा, ठीक है। अब जिधर जिधर प्रोग्राम में मैंने प्लस लगाया था मैं उधर माइनस करता जाऊंगा। ये देखिए, यहाँ पर ऑपरेटर प्लस था, यहाँ पे मैं करूँगा इसको माइनस, ठीक है। कंट्रोल एस करके सेव करता जाऊँगा, यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर देखें ये प्लस था, इसको सबसे पहले मैं माइनस में कन्वर्ट करूँगा। ये 2 नंबरों को प्लस कर रहा था, यहाँ से 2 नंबरों को आके माइनस करूँगा, कंट्रोल प्लस एस करूँगा, दोबारा प्रोग्राम रन करता हूँ, चेक करता हूँ कि क्या वो 10 और 20 को माइनस करता है या नहीं करता। बेशक मैंने सम लिखा हुआ है, ये देखें -10 आंसर आ रहा है। क्यों? क्योंकि 20 माइनस 10 है, ठीक है, या 10 माइनस 20 है, सॉरी, तो -10 आंसर आ रहा है हमारा। इस चीज़ की समझ लगी है सब लोगों को? अच्छा, अगर मुझे 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करना हो, शाबाश, जल्दी जल्दी आंसर दें। ज़रूरी नहीं है सब या सम जो है वो बेसिकली क्या है, एक वेरिएबल है, वो उसके लिए ज़ाहिर सी बात मुझे चेंज करना पड़ेगा। P1 मल्टीप्लाई बाई P2, हाँ, किस तरह करेंगे हम लोग? सिंपल सी चीज़ है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो कुछ लाइनें ये ज़बानी याद कर लो, क्योंकि ये मुझे पता है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये अगर एक बार आप कर लेते हो तो इसके बाद आप जितने भी बाइनरी ऑपरेटर्स आते हैं सब के लिए काम कर सकोगे। यहाँ पे क्या करूँगा, स्टैरिक लगा दूंगा, कंट्रोल एस करके सेव करूँगा, पॉइंट डॉट एच में जाऊँगा, यहाँ पर भी आके स्टैरिक लगाऊँगा, ठीक है। और इसी तरह इम्प्लीमेंटेशन डॉट CPP में भी जाके मैं स्टैरिक लगा दूंगा। ये देखें, कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, चेक करता हूँ आंसर क्या मल्टीप्लाई करके आता है मेरा। हाँ जी, क्या आंसर आता है? 10 को अगर मल्टीप्लाई करें 20 के साथ तो 200। ये आंसर देखें, 100 200 आ रहा आंसर। आप, उम्मीद है कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ लग गई होगी कि मेन चीज़ क्या है, कि हम लोगों को कंपाइलर को बताना है दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ साइन माइनस, इस तरह मल्टीप्लाई, डिवीजन, डबल एंड ऑपरेटर, इस तरह के जो ऑपरेंड्स ऑपरेटर्स जो होते हैं उनकी डेफिनेशंस को बयान करने ये वाला मेथड यूज़ करते हैं। किसी को इस चीज़ में कोई चीज़ समझ ना लगी हो, अच्छा, एक चीज़ मुझसे बच्चा पूछ रहा है कि सर हम सम को क्यों नहीं चेंज कर रहे? बेटा, सम एक वेरिएबल है। मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर नाम लिख देता हूँ हैदर, ठीक है, और यहाँ पर भी नाम हैदर लिख देता हूँ, और यहाँ पर लिखता हूँ हैदर, यानी मैंने कोई वेरिएबल है जो है हैदर के नाम से लिया हुआ, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं आके क्या कर देता हूँ, यहाँ पे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चले मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ। देख लें, मैंने नाम वेरिएबल का हैदर लिखा है तो उस सूरत में भी आंसर सही आ रहा है मेरा। तो सम, सब, मल्टीप्लाई, डिवीजन ये बेसिकली वेरिएबल्स होते हैं, तो ये तो कभी भी चेंज हो सकते हैं, नाम इनका किसी टाइम भी चेंज हो सकता है। मेन चीज़ क्या है कि ऑपरेटर आप बैक एंड पे क्या इस्तेमाल कर रहे हो। मिसाल के तौर पर सिंपल प्रोग्राम के अंदर हम 2 नंबरों को प्लस करने के लिए सब इज इक्वल टू A प्लस B लिख देते हैं और C आउट कर देते हैं सब को, तो आंसर हमारा प्लस वाला आएगा, सब सब्ट्रैक्शन वाला नहीं आएगा। इस चीज़ की समझ लगी है सब लोगों को? प्लीज़ कमेंट्स में बताएं। ठीक 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 ठीक, हाँ, चलो अच्छी बात है, कम से कम समझ तो लग रही है सब लोगों को। अच्छा जी, अब जो हम लोगों का पार्ट नंबर 1 था वो भी हम लोगों ने मुकम्मल कर दिया, हम लोगों ने पार्ट नंबर 2 था उसको भी मुकम्मल कर दिया, ठीक
ठीक है। अभी हम लोग चलेंगे पार्ट नंबर 3 के ऊपर, जिसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हम लोग पॉइंटर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। पॉइंटर्स आप लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह सर गफूर के पेपर में बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने पॉइंटर्स को इनिशियलाइज़ किया हुआ था। बहुत फ़ख्र हुआ देख के कि यार क्या क्लास मुझे मिली है। चलिए, Objects is an argument in functions, a returning of objects from functions, and the last, as we know, is pointer to objects. Now if you don't know what functions are or how to pass variables or arguments to functions and how to return values from functions, we have discussed that in this entire tutorial series. So I'll put a card on the top right corner and you can check that out. I've put as cards on the top right corner this video. Okay, so quickly open तो प्रोग्राम के ऊपर जा रहे हैं हम लोग। Dave C++ IDE, and I would recommend that you code along with me so that you get good programming practice, and that is the best way to actually practice programming. जब आप लोग अपने घर पे काम करेंगे पॉइंटर्स के ऊपर, तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली आप लोगों ने पहले इस प्रोग्राम को देखना है, साथ अपने लैपटॉप के ऊपर साथ साथ टाइपिंग करनी है डेव C++ में। एक बार अगर आप लोगों ने कर लिया, आप लोगों को समझ आ जाएगी काम कैसे हो रहा है। And be good at programming. So as you can see, I've already created a file which एक फाइल बना दी गई है जिसका नाम है compleno.cpp। एक फाइल बनाई गई जिसके अंदर ऑलरेडी स्ट्रक्चर पहले से प्री डिफाइंड है। You can pause this screen and type it out with me. You can go to file, create new, and create a new file. And if you have any other IDE, you can go ahead with that as well. But I would highly recommend to use Dave C++ IDE. Okay, so what we are going to do in this program. अच्छा, ये जो प्रोग्राम है ना, इस प्रोग्राम के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट मेथड जो यूज़ हो रहा है ना, वो एक ही फाइल के अंदर है। जब हमारी नेक्स्ट क्लासेस होंगी तो हम लोग इसको भी अलग अलग फाइल्स में डिवाइड करेंगे। अभी मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना कि पॉइंटर्स जो है वो कैसे यूज़ होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। We are going to create a custom class known as complex number. ये जो ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहे हैं, बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर ये प्रोग्रामिंग का पार्ट नहीं है, बाद में कन्वर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बता रहा है कि हम करने क्या वाले हैं। create few objects. Now what is a complex number? In mathematics, a complex number is a number which has a real part कि जिसका एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। And if you want, you can go Google out some more details about what complex numbers are. So these are the two data variables that our class would have. So let's start off with creating the complex number class. So just below हमें क्लास बनाने लगे हैं। I'll start with class complex number. If you don't know how to create a class, you can check out a few videos from this playlist itself. We've discussed in the very basics of object-oriented programming, what is class, what is objects, and so on. So here you can see I've created a class complex number. Now as I mentioned, inside this we have to create the private section, and inside that we have to create two parts. The first one is going to be int real. देखो, हम लोगों ने बात की जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, जैसे 3 + 4 आयोटा, ठीक है, उसके दो पार्ट्स होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। एक होता है रियल पार्ट, दूसरा होता है इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट वो पार्ट होता है जिसके साथ आयोटा लगता होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्राइवेट के अंदर हम लोग एक पहला वेरिएबल इनिशियलाइज करवा रहे हैं रियल के नाम से, जो रियल को हैंडल करेगा, और हम फ्लॉट लिखेंगे। इमेजिनरी क्योंकि आयोटा की जो वैल्यू होती है वो पॉइंट्स में भी आ सकती है, इसलिए हम लोग फ्लॉट में लिख रहे हैं और सेमीकोलन लगा रहे हैं उसके आगे। These are the data members of the class. तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है वो डाटा मेंबर्स हैं इस क्लास के। program is we are going to create two objects. So say for example comp1, and let's say the comp1 would have the real part as 5 and the imaginary part as 6i. So this is how complex numbers are represented. The I stands for imaginary. So comp1 is 5 + 6i. बेसिकली वो ऊपर करके ये बता रहा है आपको, प्रोग्राम का एल्गोरिथम दे रहा है कि हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे comp1 के नाम से, जो किसके बराबर होगा 5 + 6 आयोटा के। इसी तरह हम लोग एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो किसके बराबर होगा 3 + 4 आयोटा। ये प्लस आना था तो एग्जांपल, एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। हम एक फंक्शन बनाएंगे जो बेसिकली क्या करेगा, रियल नंबर्स यानी जो हमारा 5 है ये वाला, और इस 3 को प्लस करेगा, यानी रियल नंबर्स को प्लस करेगा, और उसके जो इमेजिनरी पार्ट्स होंगे उनको आपस में प्लस करके वो फंक्शन हमें फाइनल आंसर देगा। देखिए थर्ड न्यू ऑब्जेक्ट comp3 के नाम से ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो क्या करेगा 5 + 3 करेगा फॉर द रियल पार्ट, और ब्रैकेट डाल ली। इसी तरह 6 + 4 करेगा और बार कॉमन आयोटा रख फॉर द
imaginary part, and this comp3 would be returned from the function, and we'll take it and create a new object out of it. So this is the whole idea, and so for that let's first go ahead and create some functions. चलिए जी फंक्शन So बनाना in the शुरू करते हैं, public पब्लिक part लिखते हैं। we declare all the member functions. So the first thing I'll do is I'll just अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से क्या किया, a कंस्ट्रक्टर constructor. क्रिएट Now you किया already मैंने। know what constructors are, and if you don't then you can check out the previous video. I'll create a default constructor. After ठीक है। that I'll create इसके अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है a तो कोई वैल्यू parameterized नहीं है। constructor that अब would मैंने एक take और in कंस्ट्रक्टर the बना two रहा हूँ values or the जिसके two अंदर ये data दोनों number वैल्यूज मैं values. एंटर So I'll करूंगा। say पहली क्या होगी, int i int comma i और int r r इज comma float i. So r and i r are just बेसिकली placeholders. रियल को R शो stands करने के for लिए, real i and शो जो I है वो would be for इमेजिनरी को शो imaginary. करने के लिए। And inside the पहले प्रोग्राम देख लें, parameterized फिर आपके constructor concept I'll just clear हो assign जाएंगे। these values. I'll say real is equal to रियल r, इज इक्वल टू r और इमेजिनरी इज imaginary इक्वल is टू equal to i. आई। जो अभी लास्ट क्लास के अंदर, अभी लास्ट काम के अंदर, सॉरी लास्ट हमने प्रोग्राम के अंदर भी हमने ये किया है कि हम लोग यहाँ पर मुख्तलिफ वेरिएबल्स करवा देते हैं, इनिशियलाइज करवा देते हैं और बाद में क्या करते हैं उनको रियल और इमेजिनरी यानी जो दूसरे मेन होते हैं उसके साथ हम लोग क्या करते हैं इसको बराबर कर देते हैं। फ़ायदा क्या होता है बेसिकली इस तरह करने से, फ़ायदा क्या होता है इसका करने से कि जब आप इस तरह का काम करते हो तो ये जो वैल्यूज़ इसके अंदर आती हैं वो रियल और इमेजिनरी में आके सेव हो जाती हैं, क्योंकि मेन प्रोग्राम में डायरेक्ट हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। So the default constructor as well as the parameterized constructor is ready. We'll create one function अब हम फंक्शन which बनाएंगे will void display the data. So I'll जो say डिस्प्ले करेगा display डेटा को, void डिस्प्ले data. Now डेटा। this आप डिस्प्ले function भी लिख is सकते simply हो, going ठीक to है। print out और the हम real क्या and करेंगे, imaginary part. So रियल और I'll say इमेजिनरी cout पार्ट को सी आउट करवाएंगे सबसे पहले, सी आउट real रियल part, पार्ट or I would directly print out the entire number. So I'll say complex कॉम्प्लेक्स number नंबर is, इज, वो कह रहा है कि then डायरेक्टली here हम I'll लोग कर say देते हैं real, रियल। then append a space to it, ये and space inside आएगी that I'll इसके print plus. So this is hard coded. Again append the excretion operator or the output operator which would print to the screen, and I'll say अगर आप में से किसी स्टूडेंट को ये चीज़ समझ नहीं लग रही ना कि ये डबल कोट्स के अंदर हमने प्लस क्यों लिखा है, तो बेसिकली दो चीज़ों को प्लस कराने का शो करवाएगा। अभी देखें आपको समझ imaginary लग जाएगी। and append a I to it, and then just give endl 2 times so that the cursor gets onto the alternate line. So this is for the display data. So you can see our class is pretty much ready. So let's अभी try class to ready है। create a अब हम लोग क्या complex करते हैं, variable ऑब्जेक्ट or क्रिएट object. करते हैं So I'll say मेन प्रोग्राम में complex आके कॉम्प्लेक्स number नंबर और comp1, कॉम्प 1, and here I'll इसके अंदर pass वैल्यूज in डालेंगे, वैल्यू अब 5 comma 5 4. कॉमा 4। So this parameterized constructor will be called. So this is how you explicitly call the parameterized constructor. You have to तो pass जब these कंपाइलर values. आएगा वो 5 और 4 को देखेगा तो बेसिकली इस फंक्शन को डायरेक्ट रन करेगा। आर के अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी 5, फ्लोट के अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी 4, तो वो क्या करेगा 4 वैल्यू डाल देगा रियल के अंदर और इमेजिनरी के अंदर क्या डाल देगा 5 डाल देगा। जब सी आउट करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर रियल क्या लिखा हुआ आएगा 5 और इमेजिनरी क्या लिखा आएगा 4। values देखें in round brackets, and let's see if this works. So I'll say comp1 dot, you can see display data. अब डिस्प्ले So I'll फंक्शन just जो क्या save करेगा this उस and वैल्यूज let's को try to प्रिंट execute करवाएगा। this. हम प्रोग्राम को Okay, I एग्जीक्यूट did करते not हैं। put all this in एरर है इसलिए comments, so क्योंकि I'll ऊपर just हम लोगों cut ने this उसको and paste this over कमेंट में here. कन्वर्ट नहीं था किया So this इसलिए। was all the comment part and forgot to comment it out. Okay, I'll just save this आप and execute compile and करेंगे run, and I think it would run fine. और अब So there you प्रोग्राम go, रन you can see होगा और complex देखिए number is आंसर दे 5 रहा है plus 5 4i. प्लस 4 So आयोटा। our basic class is ready. Now what Good. we want to समझ do, लगी है आप as I लोगों told को? you, is we want to create. इधर तक समझ लगी है सब लोगों को? पहले तो मुझे ये क्लियर करें। जी जी मिलेगी मिलेगी, वीडियो मिलेगी। हाँ जी लेक्चर में भी मिलेगी, इंडिविजुअल भी दे दूंगा। ये हम लोग कह रहे हैं कि 5 + 3 आयोटा लेते हैं और हम इस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, जिसमें हमने बोला कि 5 क्या हमारा रियल नंबर और 3 आयोटा क्या हमारा इमेजिनरी नंबर है। तो इसके लिए मुझे क्या करने पड़ेंगे, देखो 2 नंबर्स हैं तो इसका मतलब मुझे 2 ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। वी नीड 2 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। एक मैंने बनाया कॉम्प 1 के नाम से, जिसको मैंने किसके साथ लिंक कर दिया, रियल नंबर के साथ, ठीक है।
एक दूसरा मैंने फंक्शन बनाया कॉम्प्लेक्स नंबर 2 यानी comp2, जिसको मैंने किसके साथ जोड़ दिया, इमेजिनरी नंबर के साथ, ठीक है। फिर मैंने एक डिस्प्ले का फंक्शन लगाया जिसमें मैंने क्या किया, मुझे मतलब सी आउट किया मैंने किसको, रियल को, प्लस और किसको किया, इमेजिनरी को। तो रियल में जो वैल्यू पड़ी होगी वो लिखी हुई आ जाएगी, प्लस इमेजिनरी की जो वैल्यू लिखी होगी यानी 5 आयोटा। चूँकि आयोटा हम डायरेक्ट नहीं लिखते तो हम लोग यहाँ पे इमेजिनरी आई लिख देंगे। तो अगर यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 आ जाएगा और आयोटा साथ लिखा आएगा, तो डिस्प्ले क्या लिखा हुआ आएगा, सी आउट क्या होगा अगर हम करें तो लिखा आएगा 5 + 3 आयोटा, ये वैल्यू लिखी हुई आएगी, ठीक है। तो यही तो सारा काम किया अभी तक ऑर्थर ने। अब किसी चीज़ अब समझ लगी आप लोगों को अभी तक हुआ क्या है जी। गुड हो गया। तो ये चीज़ अगर आप लोग चीज़ नोटिस करेंगे कि जो ऑर्थर ने प्रोग्राम के अंदर काम किया है, वीडियो के अंदर काम किया, उसने भी यही किया है। सिर्फ इशू क्या है मैं आपको बताता हूँ, जो आप लोगों को कंफ्यूज करती है चीज़ वो क्या होती है। देखो आप लोगों को इशू ये चीज़ करती है कि मिसाल के तौर पर मैंने 5 को स्टोर करवाया है किसमें, ए में सपोज करो, ठीक है, और 3 को स्टोर करवाया है बी में। लेकिन जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शंस में क्या चीज़ होती है, हमें अल्टरनेटिव वैल्यूज़ लेनी पड़ती हैं। तो हम क्या करते हैं, इंट x लेते हैं और क्या करते हैं, इंट y ले लेते हैं। फिर हम उस फंक्शन के अंदर आके क्या करते हैं, हम ये बोलते हैं कि a इज़ इक्वल टू x, इस तरह b इज़ इक्वल टू y, और वैल्यूज़ किसके अंदर सीन कराते हैं, x और y के अंदर। इस तरह ही करते होते थे ना पहले भी हम अपने प्रोग्राम्स में। तो क्या होता था, x के अंदर क्या वैल्यू थी 5, तो 5 किसके अंदर आ गया, डायरेक्ट a के अंदर आ गया, और इसके बाद y की वैल्यू क्या थी 3, तो 3 किसके अंदर आ गया, b के अंदर आ गया। तो यही अगर आप प्रोग्राम के अंदर जाके चेक करेंगे तो आपको ये चीज़ फील हो रही होगी कि देखें इंट r लिखा हुआ और फ्लोट i लिखा हुआ है, ठीक है। जबकि जब हम लोगों ने ऊपर डाटा मेंबर्स बनाए थे तो हम लोगों ने रियल इंट लिया था और फ्लोट इमेजिनरी लिया था। तो क्या होता है, वैल्यूज़ जो होती हैं वो रियल और इमेजिनरी में आती हैं, सॉरी वैल्यूज़ जो हैं वो क्या होती हैं हमारी r और फ्लोट में आ जाती हैं, ठीक है, जिसको वो किस में शिफ्ट कर देता है, रियल और इमेजिनरी में। यानी r की वैल्यू जाएगी रियल में और i की वैल्यू चली जाएगी इमेजिनरी के अंदर। ये चीज़ क्लियर हुई है अब आप लोगों को, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ है। गुड ज़ेबुनिसा, इर्तज़ा थोड़ा थोड़ा, चलो ठीक है, तुम भी आ जाना मेरे घर, तुम तो पास रहते हो वैसे भी, ठीक है। अब आगे देखें ऑर्थर क्या कह रहा है, उसने सिंपल क्या किया है, 5 और 4 जो वैल्यूज़ हैं वो क्या की हैं, comp1 को पास की हैं। comp1 बेसिकली क्या था, हमारा ऑब्जेक्ट था। तो वो क्या करेगा कि 5 और 4 की वैल्यू 5 डालेगा r के अंदर और 4 डाल देगा i के अंदर, ठीक है। तो r की वैल्यू रियल में चली जाएगी जो क्या था हमारा 5, और i की वैल्यू क्या थी 4, वो किधर चला जाएगा, इमेजिनरी में। उसके बाद जब डिस्प्ले फंक्शन लगाया उसने तो रियल की वैल्यू रियल में शो मतलब 5 शो कर देगा, प्लस उसके बाद इमेजिनरी की वैल्यू क्या थी 3 यानी 4, यानी जो यहाँ पे लिखा हुआ 4 हो जाएगी, 4 है, 4 यहाँ पे डिस्प्ले होगा और साथ आई लिखा हुआ आ जाएगा, सिंपल। Create two complex numbers, so I'll say comp2, let's say this is again 5, 4, and now what I want to do is I want to create one more complex number comp3, but I'll say comp3 is equal to, and here I'm going to call a function which is going to take in comp1 and comp2 as arguments and return a new complex number which would have the total of 5 plus 5. देखें अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, ये हमारा क्लास का नेम था। comp1 के नाम से ऑलरेडी हमें ऑब्जेक्ट बना चुके हैं जिसके अंदर हम 2 वैल्यूज़ डाल चुके हैं। फिर हम लोगों ने, अच्छा हम लोग नॉर्मली पता क्या करते होते हैं कि हमेशा दूसरी लाइन में लिखते हैं जब कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है, लेकिन हम इकट्ठे भी लिख सकते हैं। comp2 के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसको हमने 5 और 4 की वैल्यूज़ दी। इसी तरह हमने comp3 बनाया। comp3 किस लिए इस्तेमाल करेंगे, comp1 और comp2 के वेरिएबल्स को प्लस करने के लिए, as real part and 4 plus 4 as imaginary part. तो ऑर्थर क्या कह रहा है कि comp3 में क्या करूँगा, मैं comp1 का जो रियल पार्ट है यानी 5 और 5 को प्लस करूँगा और इमेजिनरी पार्ट यानी 4 plus 4 को करूँगा। Let's go ahead and create that function
and that function is वो कह रहा है कि चले मैं प्लस तो करूँगा, लेकिन जाहिर सी बात है मुझे इसके लिए फंक्शन बनाना पड़ेगा। going to be outside the class, so it's not going to be inside the class. In this case we're going to create it outside the class because we want to call it without using any object. So if it would have been inside the class, we would have to use comp1 dot and then that function name, so we don't want to do that. So what I'll do is I'll say complex number add two numbers. Okay, so what just happened is this is my function name add two numbers and this is the return type. Now see that this is not int. जिस तरह हम लोगों ने उस टाइम ऑपरेटर यूज़ किया था, इसके लिए भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो हम लोग की क्लास का नेम था, हम लोगों ने क्लास की नेम लिखा और साथ एक नया फंक्शन क्रिएट किया ऐड टू नंबर्स के नाम से। आप घर पे बैठ के एक बार इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको इस चीज़ की आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद समझ आना शुरू हो जाएगी। पहले प्रोग्राम देख लें आप लोग। Or float or double or all the standard data types, but this is our own class name because we want to return an object of this type, so that is why the return type is going to be complex number. Now open and close round brackets. So this is how the syntax goes for functions. You must be already knowing it, and if you don't then you can check the video as I mentioned earlier. So inside this I'm going to pass again arguments which are going to be objects of complex number. So I'll say complex number n1 comma complex number n2. देखें जिस तरह लास्ट प्रोग्राम में हम लोगों ने आर और फ्लोट की वैल्यूज़ यहाँ पे डिफरेंट इनिशियलाइज करके फिर उनको बराबर किया था, ये बेसिकली अब वही करने लगा है। कॉम्प्लेक्स नंबर n1 ये क्लास के नाम के साथ हुआ, क्यों? क्योंकि उसके बाद वैल्यूज़ क्लास के अंदर आनी है, ठीक है। लेकिन आप जब प्रोग्राम खुद करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। n1 और n2 के नाम से हम लोगों ने क्या किया, वेरिएबल्स के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर दिए। And the data type here is our own user defined उनकी class डेटाबेस which is क्या है, complex number. डेटा टाइप क्या है, कॉम्प्लेक्स Then opening नंबर। and closing bracket curly braces, and inside that we'll perform or define what the function is going to do. So I'll create two variables int r comma int r and float I. So these are just going to be temporary ये हमने variables. टेम्परेरी And now what I वेरिएबल्स want बनाए। to do is I want to say r is equal to n1 dot and I n1 want the real part of n1 to be stored in this r. So you can see if I just hit control space, I'm not able to get the variable directly over here, and this is where the object oriented concept of encapsulation and data heading comes into picture. Now because these variables are private, you cannot access them via any outsider function. So since this add to number function that we've created outside this class, we cannot directly access them using the object and using the dot operator. So in that case we create two more functions. We'll say int get real part, ठीक है। अब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम रियल और जो and what this is इमेजिनरी going पार्ट to उसको do गेट करने is, के as लिए you can कर see, रहे the return type is int, which means that this is just going to be returning the real part as the function name itself suggests. Similarly we'll create one more function which is float. तो हमने क्या किया, Get रियल पार्ट में जो imaginary ऊपर रियल part. की वैल्यू आई हुई थी उसको रिटर्न करवाया। क्यों? क्योंकि हम लोग जब फंक्शन this को is बाहर going to इस्तेमाल करते हैं तो हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते उसे। return इस the तरह imaginary return part, control imaginary space. लिखेंगे, Okay, ठीक so है? these two functions we इस दो declared function से inside क्या our होगा, class in the public ये section. जो So now what हमारा we can do रियल और is इमेजिनरी here पार्ट्स है वो using उनकी वैल्यूज n1 को क्या I'll say करेगा, dot नीचे वाले get फंक्शन में real सेंड कर parts, सकेगा। and ये add देखिए it अब with मैंने क्या किया, r n2 इज इक्वल टू dot get n real डॉट part. गेट रियल पार्ट और So n2 these प्लस two objects n2 that we डॉट passed over गेट here, रियल n1 पार्ट। and n2, we are getting the real individual real parts. We are taking a sum and storing it in our temporary r variable. अब Now उसको r similarly वेरिएबल के अंदर स्टोर for करा रहे हैं। the अब हम float I imaginary that के we लिए just करेंगे, created I is inside equal this to function, I'll say I is equal to n1 n1 dot get get imaginary imaginary part part plus n2 2 dot dot get get imaginary imaginary part. part। So the addition of real parts of n1 and n2 is in this temporary r variable, and the addition of imaginary parts of n1 and n2 is in this imaginary I variable. Now we'll create a complex number object and we'll name it as temp, अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर and एक हम inside लोग this ऑब्जेक्ट we'll क्रिएट pass कर रहे these हैं two टेम्प के new नाम से। r and I temporary variables. So r and I. So because r is having addition of real part of the two complex तो r numbers के n1 पास and वैल्यू n2, आ and I गई is r having की, addition of two यानी रियल imaginary पार्ट parts की, of और i n1 के and पास n2. वैल्यू आ गई We'll pass इमेजिनरी them in पार्ट this की। temporary object that तो we've ये created, टेम्परेरी ऑब्जेक्ट and हम ले रहे हैं। क्यों? lastly we'll just return this अब हम object. रिटर्न क्या कर देंगे इसको, टेम्प। तो जो So टेम्प this की is वैल्यूज the होंगी वो complete किधर रिटर्न हो add to जाएंगी, दोबारा numbers मेन function that फंक्शन we've पे। created. Since the return type is complex number, we have to return an object of the same data type, that is complex numbers in this case. So I have just returned temp, and now let's try to use this function in action. What we will do is we'll change these values first. We'll say 2 comma अब हम 3. वैल्यू चेंज Now what करेंगे we're going ताकि to do थोड़ा is सा we'll first वेरिएशन आ display सके। comp1 and comp2 data. So I'll say
display कॉम्प data 1 for कॉम्प 2 both. की वैल्यूज़ को चेंज कर रहे हैं क्योंकि दोनों सिमिलर हैं, तो फिर मसला आ सकता है इसमें। So comp1 should have 5 plus 4i, which would be printed over here at this line. Then at this line it should print comp2's data, that is 2 plus 3i, and then what we'll do is we'll call that function. So I'll say comp3. So this is comp3 that we've created, and the default constructor is called, which means that the imaginary and real part of comp3, that is the data members of comp3. तो कॉम्प 1 क्या करेगा, हमें शो करवा देगा किसका डाटा, रियल का, और कॉम्प 2 किसका करवा देगा, इमेजिनरी का। have not been assigned any value, so I'll say comp3 is equal to, I'll say add two numbers. So I'm going to call this function, and because this function is going to return a comp object or a complex number object, that object is going to be assigned to this comp3 object. So all the data member values that is going to be returned via this function is going to be transferred to this comp3 object. So in this we are going to pass two complex numbers, so this would be comp1 comma comp2. So let me just print out a message, addition of comp1 and comp2, and then we'll just say comp3 dot display data. Okay, देखें जी, ये कॉम्प 1 था, डिस्प्ले डाटा आया, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 5 प्लस 4 आयोटा, ठीक है। कॉम्प 2 करेंगे तो क्या लिखा आएगा, 2 प्लस 3 आयोटा, ये चीज़ लिखी हुई आएगी। एडिशन ऑफ कॉम्प 1 एंड कॉम्प 2 मतलब नॉर्मल लाइन लिखी, कॉम्प 3 को किसकी इक्वल किया, ऐड टू नंबर्स की, जिसके अंदर हमने दो वैल्यूज़ डाली, कॉम्प 1 और कॉम्प 2 की, यानी जो जो वैल्यूज़ होंगी इनकी उसके फंक्शन के अंदर जाएंगी, फिर वो क्या करेगा, रियल पार्ट्स को आपस में प्लस कर देगा, इमेजिनरी पार्ट्स को प्लस कर देगा, और उसके बाद उसका आंसर यहाँ पर वापस सेंड कर देगा। और इस तरह मैंने क्या किया, कॉम्प 3 को डिस्प्ले डाटा में कर दिया, जब डिस्प्ले डाटा करूँगा तो सी आउट जो है वो रियल और इमेजिनरी पार्ट को शो कर देगा। so let's just अभी save प्रोग्राम this को रन and करते हैं let's see और what देखते हैं the कि क्या हमारा output आंसर is. ठीक आता है Okay, या so I नहीं have आता। saved this. I'll थोड़ा go to execute. थोड़ा सा I'll say कॉम्प्लेक्स है, घर compile जाके and जब आप run. इसको एक Okay, बार I खुद just करेंगे तो missed out आपके a लिए आसान comma हो over जाएगा। here, so I'll just give that comma, use this, क्या है, and comma again नहीं go था। to compile and run. Okay, one more typing error over here. I just missed this entire sentence. Let me just delete out the statement itself. Save this, and I think we are good to go. So this is the int main function where we've created all the complex numbers and performed all the operations. Go to execute, compile and run, and I think this time it would run fine. Okay, ये there you देखिए। go. So as you can see, the first complex, देखें फर्स्ट पे क्या हुआ, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या लिखा हुआ, 5 प्लस 4 आयोटा। फिर दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या लिखा है, 2 प्लस 3 आयोटा। उसने बोला एडिशन ऑफ कॉम्प 1 कॉम्प 2 क्या है, 5 प्लस 2 कितना हो गया 7, और 4 प्लस 3 क्या हो गया 7 आयोटा। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया है, दो कॉम्प्लेक्स नंबरों को प्लस करने का एक प्रोग्राम किया है, जिसमें हम लोगों ने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्लस कर दिया, ठीक है। आज के लेक्चर के लिए हम लोग सिर्फ इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को इसको पॉइंटर के साथ कैसे इंटीग्रेट करना है। आई नो आप लोगों को ये चीज़ अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा इशू हो रहा होगा, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार घर पे सिर्फ वीडियो खुद इंप्लीमेंट करें, आपको ऑटोमेटिकली ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। दैट इज़ द रीज़न मैंने आप लोगों को ये वीडियो शो करवाई है जी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझसे पूछें पहले। तो आप लोगों की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट नंबर 1 है, याद रखिएगा इस असाइनमेंट की वर्थ इतनी ज़्यादा है कि इसी से ही आपके क्विज़ के मार्क्स लगेंगे। इसका मतलब ये है कि मैं आपकी रिलैक्सेशन के लिए बनानी है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पूरा बैंक का मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, जिसके अंदर अकाउंट के अंदर पैसे इंसर्ट करा सके, डिलीट करा सके, अपडेट कर सके हम लोग। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ ये है कि आपने जो कोड करना है वो 3 फाइल बेस्ड करना है, यानी implementation.cpp, main.cpp और point.h। 0 मार्क्स होंगे उस शख्स के लिए जो कॉपी पेस्ट करेगा। अपनी वेरिएशंस लाजमी होनी चाहिए, कि ना कि मुझे लाजमी पता चले कि ये आपका काम है, ठीक है। कोड जो है वो हमेशा C++ में ही करना है, आपने ऊप को यूज़ करते हुए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, पासिंग मार्क्स तो मिल जाएंगे, लेकिन फुल मार्क्स उस शख्स को मिलेंगे जो उस प्रोजेक्ट के अंदर अपना ग्लैमर या अपनी ब्यूटी ऐड करने की कोशिश करेगा, यानी उसको खूबसूरत बनाने की कोशिश करेगा, इस लेवल का खूबसूरत कि वो नॉर्मल ट्रेनिंग के हिसाब से अलग नज़र आए, ठीक है। याद रखिएगा लास्ट पेपर के अंदर भी आपकी क्लास के अंदर बच्चे 2-2, 3-3 नंबरों से फेल हुए हैं। तो आप लोगों को इस चीज़ से अंदाज़ा हो गया होगा कि आपका जो सब्जेक्ट है वो कितना मैटर करता है, ठीक है। तो मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं आपको ट्रेनिंग वीडियो साथ प्रोवाइड करूँगा, ट्रेनिंग वीडियो को फॉलो करें। सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप वीडियो को ओपन करें, साथ दूसरे लैपटॉप के ऊपर काम करते जाएं, देखते जाएं वो क्या कर रहा है, साथ साथ आप करते जाएं और उसको अंडरस्टैंड करते जाएं। 30 मिनट के अंदर आपका ऑलरेडी आपकी असाइनमेंट पूरी हो जाएगी। फिर आप क्या करेंगे इस असाइनमेंट के लिए, सबसे पहले तो आप कॉलेज के पेज से जाके फ्रंट पेज डाउनलोड करेंगे, किधर से, जहाँ से कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड किया था वहीं से मिल जाएगा आपको।
असाइनमेंट फ्रंट पेज डाउनलोड करेंगे, उसी के अंदर आप उसका स्क्रीनशॉट लगाएंगे, स्क्रीनशॉट लगाने के बाद कोड को क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, और फिर मुझे फिज़िकली लैपटॉप के ऊपर चेक भी करवाएंगे। वो किस तरह करवाएंगे और कब करवाएंगे ये आपको मैं इंशाल्लाह 14 अगस्त को बताऊँगा, ठीक है, क्योंकि 13 अगस्त डेडलाइन है। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन इस चीज़ से रेलिवेंट हो तो मुझसे पूछ